फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्नोट इंजन के बारे में, जिसकी खोज की थी सादी कार्नोट ने। तो उससे पहले इस सारे टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? ये क्या बोलता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, एक आइसोलेटेड सिलेंडर फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। तो हम इसमें देख सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो इस सिलेंडर का जो हमने टेम्परेचर रखा है वो रखा है हमने टी टेम्परेचर पे इसको रखा है, और इसके अंदर हमने आइडल गैस को फिल कर रखा है। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है कि जब गैस अंदर फिल की गई है तो उसके पास खुद की थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी होगी। रैंडम मोशन में जब वो होंगी तो उनके पास खुद की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। लेकिन जब हम इस सिलेंडर का टेम्परेचर T रखा है, चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर हमारे पास T है, तो क्या होगा? इसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे पास है वो दीवार के साथ टकराएंगे। इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनके साथ टकराएंगे। तो उस टकराने की वजह से वो जो उसका टेम्परेचर है सिलेंडर का, वो कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा गैस मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी जो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, ऑब्वियस बात है, वो भी इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे सारे के सारे वो कोलाइड करने लग जाएंगे और भी तेजी से, और जो सारी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। पहले तो ये जो वॉल्स के साथ साथ थे उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर बाद में जब ये आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो इनकी भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वो जो इंटरनल एनर्जी है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो इस पिस्टन को कुछ ना कुछ मूव कर देंगे। जब पिस्टन मूव होगा तो हम क्या कहते हैं कि जो पोजीशन में चेंज आता है तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ ना कुछ काम हुआ है, यानी कि DW कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। तो हमने क्या किया? हमने कुछ ना कुछ हीट अप्लाई की, जिससे क्या हुआ? कुछ काम हुआ। लेकिन सारी की सारी जो हीट है वो सारी की सारी उस काम में तब्दील नहीं होगी। उन गैस मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी बची रह जाएगी। तो हमने क्या कर दिया? उस एनर्जी को क्या कर दिया? इसमें जोड़ दिया। तो इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास वैसे ही एक सिलेंडर है, आइसोलेटेड सिलेंडर है, ये नॉन कंडक्टिंग, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिलेंडर है जिसका हमने टेम्परेचर रखा हुआ है T। तो देखिए क्या होता है इसमें। तो T1 मान लेते हैं हम इसको, थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी अपने को। तो हमने इसका टेम्परेचर रखा है T1, और जब गैस को ये टेम्परेचर मिलेगा तो हमने पहले बात की थी फर्स्ट लॉ के थ्रू, तो इसकी जो पोजीशन है पिस्टन की वो चेंज हो जाएगी। जो हमारी गैस है कुछ ना कुछ बल लगाएगी इसके ऊपर, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो पोजीशन चेंज हुई, हमने इसको मान लिया dx, यहाँ तक जो मूव हुआ। तो इसके अंदर जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा था हमने उसको मान लिया P, और जो टोटल एरिया यहाँ तक का ये सारा का सारा हमने उसको मान लिया A। तो अब यहाँ पे अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? कितना इस पे प्रेशर अप्लाई हुआ इनटू में एरिया कितना है और पोजीशन कितनी चेंज हुई। अगर हम फोर्स के थ्रू देखें तो W इज इक्वल टू क्या होता है? F dx। तो हमारे पास
ये फोर्स के लिए है, प्रेशर इनटू में एरिया, और dx कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे P, अब P तो एज इट इज आ गया, लेकिन अगर हम इसको देखें एरिया इनटू में dx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो हमारा जो dw है इज इक्वल टू pdv के बराबर। और अब हम बात करें कुछ थोड़ी बहुत अपने इस ग्राफ के बारे में। पीवी डायग्राम क्या कहता है? पीवी डायग्राम क्या कहता है, ये एक सारा का सारा जो सिस्टम है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जिस पॉइंट से शुरू किया हमने, ए से शुरू किया, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, लेकिन बाद में फिर कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस है, घूम फिर के हम जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट है ए से बी पॉइंट तक, ये क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा टेम्परेचर T1 है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो टेम्परेचर है हमारा वो T1 कांस्टेंट ही रहेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, हमारा प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, V1, V2। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम के केस में, तो वर्क डन अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो जो अगर इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुई है इस ग्राफ में, उसके थ्रू देखें ए टू बी पॉइंट तक, तो हमें एक कर्व मिल रही है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 इंटू में V1 टू V2 PdV। तो अब इसको और थोड़ा सा सोल्व करें तो हमारे पास W किसके बराबर आ जाएगा, PV। इसका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे V2 आएगा, V2 माइनस V1। तो W जो हमारा जो वर्क डन है वो इतना होगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो चलिए अब बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो इसकी हम बात करेंगे इस ग्राफ के थ्रू। यहाँ से B से जो C तक चेंज हो रहा है, P2 से P3, V2 से V3, ये सब कुछ जो चेंज हो रहा है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी हीट है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखेंगे पहले टेम्परेचर यहाँ तक कितना T1 है, लेकिन जैसे जैसे B से C तक जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा हो जाएगा T2। तो टेम्परेचर में चेंज आया, लेकिन ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, ये होगा डिक्रीज। क्योंकि तो जब हम कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में हम यूज करते हैं पॉइजन्स लॉ। पॉइजन्स लॉ के थ्रू क्या होता है, PV इज पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और TV गामा माइनस 1 ये भी कांस्टेंट पॉइजन्स लॉ के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें P और T के लिए, T गामा, ये आ जाएगा हमारा P1 माइनस गामा कांस्टेंट। तो आपको ये सारी टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको कार्नोट इंजन के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन की जो खोज की थी वो की थी सादी कार्नोट ने। तो उन्होंने ये जो चीजें सोची थी फुल्ली थियोरेटिकल थी। इसका काम क्या था कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। तो चलिए बात करते हैं कुछ। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होगा, इसकी वॉल्स जो होंगी वो नॉन कंडक्टिंग होंगी, लेकिन जो इसका बेस होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये बेस है, ये क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। और इसमें एक सोर्स होगा जहां से हम हीट को अप्लाई करेंगे, एक सिंक होगा जहां से हीट को ऑब्जर्व की जाएगी, और एक इंसुलेटिंग वॉल जो इसको
सिस्टम को टोटली आइसोलेट या इंसुलेट करने के लिए मौजूद होगी। तो चलिए बात करते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, हमने अपने सिलेंडर को सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जो इसका बेस था। हमने उसका टेम्परेचर लिया T1। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपनी आइडियल गैस है, इस जगह पे फिल की हुई है हमने। तो क्या होगा, जब हमने टेम्परेचर T1 अप्लाई किया, तो जैसे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ते समय बात की थी कि ये जो टेम्परेचर है ये गैस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होगा, तो उस ट्रांसफर होने की वजह से उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी बनने की वजह से ये पिस्टन को कुछ ना कुछ मूव करेगी A to B तक। अब इस ग्राफ में भी देखेंगे, पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो पॉइंट A है यहाँ से B तक, तो हमने क्या कहा कि हमारा जो ये प्रोसेस होता है यहाँ तक, वो क्या होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ से यहाँ तक A to B तक मूव करने तक हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। लेकिन चेंज किस में आएगा, प्रेशर में। P1 से P2, V1 से V2 तक चेंज हुआ। तो यहां तक जो प्रोसेस थी वो क्या थी, हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। गैस ने सोर्स से क्या टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लेने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आई, गेन करने से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी ने पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया, और ये जो हमारा पिस्टन है ये फुल्ली फ्रिक्शनलेस है। तो चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक तो ये मूव किया A से लेके B तक, जहाँ प्रेशर P1 से P2 हुआ, प्रेशर जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है, और V1 से जो वॉल्यूम थी V1 से V2 तक गई, अब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे जो गैस की जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियस बात वो बढ़ेगी। अब ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, A to B तक जो मूव किया। जो हमारा सोर्स है उसके पास क्या होता है, इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी। उसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने इसका टेम्परेचर T1 रखा, और ये टेम्परेचर जो है गैस को मिल रहा है, जो अपनी आइडियल गैस हमने यहाँ पे फिल कर रखी है उसको मिल रहा है। तो क्या होगा, वो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी की वजह से इसका टेम्परेचर हम चेंज होने से रोकेंगे। तो इस वजह से ये जो होगा वो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, हम सोर्स को एज अ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी के फेस में यूज करेंगे। तो आगे हमारा जो टेम्परेचर T1 है वो यहाँ तक T1 ही रहेगा, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहां से देखें, हमने इस सिलेंडर को उठा के यहां रख दिया, इस जगह पे, इसके ऊपर। ये अपना क्या है, एक इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग वॉल से ये जो सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, बाहरी सराउंडिंग से इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ हीट तो अवेलेबल होगी फिर भी। तो उस हीट अवेलेबल्स की वजह से, जो अवेलेबल होगी उनके पास हीट, तो उनकी वजह से क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस पिस्टन को थोड़ा सा और आगे धकेलेंगे, कुछ और आगे मूव करेंगे। ये टेम्परेचर तो हमने हटा दिया, लेकिन इंसुलेटिंग वॉल रखने के बाद इसमें कुछ ना कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वो बची रह जाएगी, तो उसकी वजह से ये पिस्टन को यहां तक मूव करेगा। अब ये जो प्रोसेस है, सेकंड पार्ट है। अब यहां से इसमें ये क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये जो सेकंड स्टेप है ये हमारा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ से B से लेके C तक, B से लेके C तक। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी हीट है वो कांस्टेंट है। अब हमने इसको तो आइसोलेट कर दिया, बाहरी सराउंडिंग से, सोर्स से अलग कर दिया, तो जो इसके अंदर जो हीट थी वो कांस्टेंट ही। अब इसकी वजह से ये पिस्टन थोड़ा सा और आगे मूव करेगा, और जो हमारा प्रेशर और डिक्रीज करेगा, साथ में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले प्रेशर P2 था, अब प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V2 थी,
3 होगी। तो ये तो था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं सिंक के बारे में। सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो T2 वो क्या होगा, फिक्स रहेगा, लेकिन इसकी भी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। थर्मल कैपेसिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है, हमें ये समझने की बात है। यहाँ से जो इसकी पोजीशन चेंज हुई थी इस जगह से इस जगह पे, तो ये एक्सपेंड हो रहा था। तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा था, ये आगे एक्सपेंड हो रहा था। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लेकिन सिंक में आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो हीट होगी वो रिजेक्ट होगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो यहाँ से हमारे पास क्या आया था, T2 आया था। वो टेम्परेचर यहाँ तक, पिस्टन के यहाँ मूव होने तक, कंप्रेस होने तक T2 ही रहेगा। अब इस ग्राफ में देखें तो यहाँ से प्रेशर P3 और वॉल्यूम V3 था, लेकिन जब ये प्रोसेस यहाँ से जब हमने इसको सिंक के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये पिस्टन आगे मूव किया। तो यहाँ पे देखें तो इधर जा रहे हैं तो प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमारा टेम्परेचर T2 कांस्टेंट ही रह रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जगह तक पहुंचने के लिए ये कंप्रेस हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब यहाँ पे भी इस स्टेप तक तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जो अपने पास वॉल्यूम V3 थी वो क्या होगी, V4 होगी। प्रेशर P3 था वो क्या हो गया, P4 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि जो प्रेशर P3 है वो लेस देन है P4 से, लेकिन वॉल्यूम जो है वो V3 है वो वॉल्यूम V4 से ज्यादा है। यहाँ पे भी वैसे ही था, यहाँ पे प्रेशर P1 जो कम था, सॉरी P1 जो ज्यादा था P2 से, लेकिन वॉल्यूम के लिए वो वही क्या था, उल्टा था। V1 यहाँ पे V2 से कम होगी। आगे जाए वैसे ही प्रेशर P2 P3 से ज्यादा होगा और वॉल्यूम V2 V3 से कम होगी। अब यहाँ पे भी अगर बात करें P3 से जब P3 से जब P4 की तरफ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे P3 जो वो कम होगा P4 से, हम देख सकते हैं। तो जब जो कंप्रेशन होगा, जो पिस्टन आगे मूव करेगा, हीट जब रिजेक्ट होगी वो खींच ली जाएगी सिंक के थ्रू, तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंप्रेशन की वजह से जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर अपना T2 फिक्स ही है क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये तो था हमारा फोर्थ स्टेप। अब अगर हम फिर से इसको सिलेंडर को हम यहाँ से हटा के हम क्या कर दें, इस इंसुलेटिंग सिलेंडर पे वापस रख दें, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर T2 था और जो यहाँ पे प्रेशर P4 था और वॉल्यूम V4 थी, धीरे धीरे चलने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा जहां से इसने शुरू किया था। इसी जगह पे पिस्टन जहां पे था वहीं वापस आ जाएगा घूम फिरने के बाद। तो इस ग्राफ में देखें तो P4 से जो प्रेशर कहां पे पहुंच गया, वापस P1 पे, और वॉल्यूम V4 से लेके V1 तक वापस पहुंच गई। जितनी वॉल्यूम शुरू में थी उतनी ही वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिल जाए। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। पहले हम उसको टेम्परेचर T1 अप्लाई करेंगे, T1 टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को, वो पिस्टन को पीछे मूव करेगा। फिर हम उसको इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे, लेकिन उसमें जो है
जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पिस्टन को आगे धकेलना जारी रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो हीट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। फिर बाद में हम इंसुलेटर को हटा देंगे, इंसुलेटिंग वॉल को हटा देंगे, इसको हम पुटअप करेंगे सिंक के ऊपर, जो कि T2 टेम्परेचर के ऊपर फिक्स है, और यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है। और जो गैस की जो हीट होगी वो इसके थ्रू रिजेक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे ये पिस्टन की जो जगह थी वो फिर से चेंज हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो जो हमें ग्राफ के थ्रू P3 और V3 वॉल्यूम मिली थी, अब वो क्या हो जाएगी, P4 और V4 हो जाएगी। अब इसके बाद हम सिंक को भी हटाएंगे, वापस से इंसुलेटर के ऊपर रख देंगे। तो हम सिंक को भी हटा देंगे और वापस से इंसुलेटर के ऊपर रख देंगे। तो इंसुलेटर के ऊपर रखने के बाद में जो ये अपनी पोजीशन है वापस फिर से वहीं पे जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हमने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, फिर उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, फिर उसके बाद में एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये सारा का सारा सर्कल जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो अगर हमें इस इंजन को आगे मूव करना है, इसके थ्रू काम लेना है, तो हमें इस सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो इसकी एफिशिएंसी होती है हम इसको नीटा से डिनोट करते हैं, ये होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। और अगर हम बात करें वर्क डन और हीट की फॉर्म में, तो W कितना उसने काम किया डिवाइडेड बाय Q1। तो हम यहां से देख सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा, वो होगा Q1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय Q1। कितनी हमने हीट अप्लाई की, कितनी रिजेक्ट हुई, और डिवाइडेड बाय कितनी हमने टोटल हीट अप्लाई की उसको। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। पहले हमने Q1 हीट अप्लाई की किसी सिस्टम में, ये हमारा मान लीजिए सोर्स है, हमने हीट अप्लाई की Q1, यहाँ पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस है जिसके थ्रू में कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा, और आगे जाके हमारी जो Q2 है हीट वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी सिंक के थ्रू। इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 है। तो ये यहाँ पे जो हमें वर्किंग यहाँ से यहाँ तक मूव करने के जो बीच में जो सारा कुछ होगा प्रोसेस, वहाँ से हमें वर्किंग मिलेगी उसकी इंजन की। तो ये था इसका थ्योरेटिकल वर्जन। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल वे में।